In this video, I am going to discuss a problem on nuclear physics from Pathfinder. The language is slightly lengthy here. Let us read the question. The energy radiated by the sun is generated primarily by the fusion of hydrogen into helium. In stars of size in the order of that of the sun, the primary mechanism by which the fusion takes place is the proton-proton chain or proton-proton cycle. So it is these reactions are very famous reactions, and these reactions can be found in any standard text. किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट में रिएक्शंस इस तरीके की मिल जाती हैं जो हमें यहाँ पर इसमें इस क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई हैं. तो द चेन बिगिंस विद द फॉलोइंग रिएक्शंस. तो कुछ रिएक्शंस हमें यहाँ पर दिए. टोटल 7 रिएक्शंस वी आर गिवन. These are 2 protons giving some x1 plus positron plus x2, and reaction. In this reaction, the energy released is this much. Similarly, we are given other reactions also, like p plus proton plus x1. It is giving x3 plus this. Now, positron, which is emitted from this reaction, is combined with electron present in the sun, and this reaction is called the pair annihilation reaction. In this in this kind of reaction, one particle and its antiparticle are combined such that mass is completely vanished, mass is destroyed, and the complete mass, all the mass, is converted into energy, photons. So these 2 electrons are gone here, and these 2 converted in gamma photons. Subsequently, यहाँ तक की जो reactions होती है इसके बाद में 2 major process occur simultaneously that we call PP1 and PP2 branches. The PP1 branch is the following single reaction. तो इसके बाद में रिएक्शन जो है वो 2 डिफरेंट पाथ से होके जा रही है. वन इज़ PP1 एंड अदर इज़ PP2. तो PP1 एक सिंगल रिएक्शन पाथ है, और उसमें जो भी x3 यहाँ पर मिला उसका 2x3 से यहाँ पर एक हीलियम न्यूक्लियस मिल रहा है इसमें. जो PP2 है वो PP2 से कुछ इस तरीके की 3 रिएक्शंस हो रही हैं, और उसके बाद में हमको फाइनली यहाँ पर ये हीलियम मिल रहा है. अब जो क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप किए गए हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ ये हैं इसमें. The questions are like this. Identify the particles x1 through x7. तो जो यहाँ पर जिनके नाम नहीं लिखे हुए हैं, जिनके आइडेंटिटी यहाँ पर एक तरीके से छुपाई गई है, those particles we have to identify कि वो particles यहाँ पर क्या है. तो we have to identify particles x1 through x7. और इसमें एक हिंट यहाँ पर ये है कि x2 and x7 are neutral particles of negligible masses. तो इस तरीके के न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑफ नेग्लिजिबल मासेस, जनरली हमारे कोर्स में इस तरीके के जो पार्टिकल्स आते हैं वो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो होते हैं. तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इस तरीके के पार्टिकल्स यहाँ पर ही होंगे जो इस तरीके के रेडिएक्टिव रिएक्शंस में एमिट होते हैं. तो अब यहाँ पर एक एक करके पहले तो इनको आइडेंटिफाई करके रिएक्शंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं, सभी रिएक्शंस को. तो फर्स्ट इन सभी रिएक्शंस में x1 x2 वगैरह जो भी आइडेंटिफाई करना है उसके लिए हमें इसका Z और A नंबर बैलेंस करना होगा दोनों साइड में. तो P यानी कि इसको आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो. अगर ये P यहाँ पर लिखा हुआ है तो दिस P कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस. इट इज़ बेसिकली इट इज़ ट्वाइस ऑफ H1. It is giving some x1, and x2 here is that neutral massless particle, and I am assuming this is neutrino. तो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो यही 2 हो सकते हैं, तो आई एम रेफरिंग इट एज न्यूट्रिनो. तो यहाँ पर अब x1 जो बचा, अब जैसे यहाँ पर ये E प्लस है तो E प्लस जो है बेसिकली इसमें एक तो ये +1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये एक तरीके से 0 होता है मास नंबर इसका. तो ठीक है, तो जो Z वैल्यू है Z में से एक तो यहाँ पर कंज्यूम हो गया, और जो A वैल्यू है वो यहाँ पर किसी में नहीं आएगा, बस x1 में आएगा. तो जो x1 होगा उसमें A वैल्यू 2 है और Z वैल्यू 1 है. तो इसका मतलब दिस इज़ हाइड्रोजन आइसोटॉप 1s2. तो x1 हमारा यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया, दिस इज़ x1 हियर. तो x1 की यहाँ पर ये वैल्यू हो गई, दिस इज़ s2. फिर उसके बाद ये जो प्रोटॉन है, अगेन प्रोटॉन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रोटॉन को इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे. और जो x1 वहाँ से आया, x1 हियर इज़ 1s2. तो उससे गामा में तो कुछ होगा नहीं, Z और A यहाँ पे. तो x3 में कम्प्लीटली Z और A मिलेगा. तो A यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए, 2 + 1, और जो Z वैल्यू है वो 2 हो जाएगी. तो Z 2 होगा तो हाइड्रोजन के बाद में हीलियम होना चाहिए. तो दिस x3 मस्ट बी हीलियम. तो हीलियम में यहाँ पर ये वाला होगा 2He3 वाला.
ठीक है, तो ये x3 हो गया। इसके बाद में लास्ट में हम सभी रिएक्शंस को प्रॉपरली एक बार लिख लेंगे इनको कैलकुलेट करने के बाद में। तो x1 x2 x3 यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद में ये पेयर एनिहिलेशन रिएक्शन हो जाएगी, और फिर उसके बाद में जो x3 ऊपर से हमको मिला है उस x3 को हमें यहाँ पर लेना होगा। तो x3 ये ट्वाइस ऑफ He3, ये He4 यहाँ पर मिल रहा है इसमें। फिर He4 में जो A नंबर है वो तो 4 हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर टोटल A नंबर 6 है। अभी A नंबर टोटल यहाँ पर 6 है, ये 2, तो 6 में से 4 यहाँ पर है तो 2 बचा है, लेकिन ये भी ट्वाइस है तो 1 बचा एक तरीके से। तो A नंबर एक तरीके से 1 यहाँ पर रहेगा, और Z नंबर तो यहाँ पर ये टोटल Z नंबर एक तरीके से 4 है, 4 में से 2 चला गया, 2 बचा है, लेकिन 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन है, तो जो Z और A हैं वो 1 1 होंगे, तो ऑब्वियसली कि फिर यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोटॉन। तो दिस विल बी प्रोटॉन 1H1, तो दिस इज़ x4। फिर इसके बाद में x4 तक आइडेंटिफाई हो गए। तो अब x3 जो हमारा यहाँ पर इसमें x3 हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है, दिस इज़ He3, ये x3 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 4He, गामा में कुछ होगा नहीं यहाँ पर इसमें, तो एक तरीके से यहाँ पर ये 2 है और ये 2, तो 2 + 2 हो जाएगा 4। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो इट इज़ बेरिलियम, और ऊपर हो जाएगा 7। तो जो x5 होगा वो Be7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। तो जो x5 है वो आइडेंटिफाई हो गया। अब x5 यहाँ पर रिएक्शन करता है, दिस इज़ Be7 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो x6 + x7 के बारे में पहले हमको आइडिया है कि दिस इज़ न्यूट्रिनो। अब x6 बचा है यहाँ पर इसमें, तो यहाँ पर E माइनस होने की वजह से 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 1 माइनस हो गया, तो Z3 विल बी लिथियम, तो x6 विल बी लिथियम हियर। तो x6 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिथियम, तो यहाँ पे 3, और ये 7 का 7 यहाँ पे रह जाएगा, A नंबर कम्प्लीटली इसके पास में आएगा। ठीक है, दिस इज़ x7। तो आई थिंक अब सभी हो गए यहाँ पर इसमें। x6 हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया, x4 हमने ऑलरेडी यहाँ कहीं पे ऊपर देख लिया होगा, दिस इज़ x4। तो जितनी भी अब रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को मैं एक बार ज़रा प्रॉपरली यहाँ पर 7 के 7 जो रिएक्शंस हैं, आई एम गोइंग टू राइट ऑल द रिएक्शंस प्रॉपरली हियर, जिससे कि बाद में हम इनको यहाँ पे एक तरीके से यूज़ कर पाएँ इन रिएक्शंस को प्रॉपर तरीके से। तो लेट अस राइट ऑल दिस इक्वेशंस। तो आई एम गोइंग टू राइट ऑल दिस इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन is here 2p, it is giving S2 plus this E plus and this neutrino. This is equation number 1. Equation number 2 is this H1 or proton. Let us write proton. This proton plus H2, it is giving He3 plus gamma. Reaction number 3 will be, and energy involved in this reaction is 0.42 million electron volt, or this reaction is 4.9 million electron volt. Number 3 is simply E plus E minus, and it is giving 2 gamma photons here. Reaction in this reaction, energy involved is equal to X. Reaction number 4 is this, where 2 He3 giving He4 to H1 or proton. We can write proton or H1. 5, reaction number 5, this is He3 plus He4 gives rise to B7 plus gamma. Reaction number 6, this is B7 plus electron gives rise to X6, and this X6 here is Li7 plus this neutrino. Reaction number 7 is this X6 plus X4. What is this X6? X6 is Li7, and this X4 is H1. This gives rise to twice He4. So these are all the reactions.
energy involved in this is equal to x. Reaction number 4, energy involved is equal to y. And reaction number 6, energy involved is equal to z. ठीक है, these are given separately. तो हमें यहाँ पर इन 1 और 2 की एनर्जी दी गई है, बाकी x y z करके दी गई यहाँ पर इसमें. तो फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ पे कर लिया कि x1 से लेकर के x7. अब इसके बाद में b पार्ट को अभी मैं यहीं पे छोड़ता हूँ. पहले मैं x और y की यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ. फाइंड द एनर्जीज x एंड y रिलीज्ड इन रिएक्शन R3 एंड R4. तो x एंड y, x इज एनर्जी रिलीज्ड इन पार्ट नंबर 3, तो 4x. अब x तो यहाँ पर इसमें एनर्जी रिलीज इसमें हुआ यहाँ पर ये कि जो सारा का सारा मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है. तो आप डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर करके यहाँ पर देख सकते हो कि मास का कितना लॉस हुआ है, मास कितना डिक्रीज़ हुआ है, चेंज हुआ है. तो यहाँ पर इसकी जो Q वैल्यू रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास यहाँ पर गया है. इलेक्ट्रॉन का मास ऑलरेडी हमें यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में दे भी रखा है कि इलेक्ट्रॉन का मास इन टर्म्स ऑफ एनर्जी 0.51 के बराबर होता है. तो एक इलेक्ट्रॉन का मास है ये. 2 इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू 0.51. तो इससे जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x. रिएक्शन नंबर 3. रिएक्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर इसमें रिएक्शन नंबर 4 में मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी. तो रिएक्शन नंबर 4 में जो एनर्जी कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको यहाँ पर He3 का मास चाहिए होगा. He4 का हमारे पास है मास है, और जो मासेज हमें प्रोवाइडेड हैं वो मासेज न्यूक्लियर मासेज हैं. वी हैव टू कीप इन माइंड दिस कि वी आर प्रोवाइडेड न्यूक्लियर मासेज, नॉट द एटॉमिक मासेज. जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत बार हमें एटॉमिक मासेज गिवन होते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर मासेज गिवन है, तो उसको ध्यान रखना होगा. और इसके अलावा जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास भी गिवन है. तो जो रिएक्शन नंबर 4 में एनर्जी की कैलकुलेशन है उसमें He3 का मास हमें गिवन नहीं है. और जो He3 का मास गिवन नहीं है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर जो ऊपर यहाँ पे रिएक्शन नंबर 1 एंड 2 है इसका यूज़ करना पड़ेगा. यू हैव टू यूज़ दिस टू फाइंड द मास ऑफ He3. तो पहले आप 1 और 2 रिएक्शन के लिए फिर यहाँ पर इसको लिखो. तो फॉर रिएक्शन नंबर 1 अगर मैं यहाँ पर इससे एसोसिएटेड एनर्जी लिखता हूँ तो आपको रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास इंटू सी स्क्वायर करना पड़ेगा. तो इसमें जो एनर्जी होगी यहाँ पर, तो इट विल बी ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड में मास ऑफ H2. दिस इज मास ऑफ H2. और उसके बाद में ये जो E प्लस है उसका मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है. दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर. दिस वैल्यू इज गिवन एज 0.42. जो रिएक्शन नंबर 2 है यहाँ पे उसको लेते हैं इसमें. तो जो रिएक्शन नंबर 2 है, रिएक्शन नंबर 2 में प्रोडक्ट साइड में 1 प्रोटॉन है. इट इज़ 1 प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस Ms2 मास ऑफ S2, और प्रोडक्ट साइड में मास ऑफ S3 He3. गांव का कोई मास नहीं होता है, इंटू सी स्क्वायर. एंड दिस एनर्जी इज़ 5.49. ठीक है, ये हो गया. इन दोनों रिएक्शन में मुझे यहाँ पर अब बस ये करना है कि He3 का मास मुझे यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है. आई हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ He3 हियर. तो इन दोनों का यूज़ कैसे किया जाए कि He3 का मास यहाँ पे आ जाए. तो S2 का मास हमारे पास में तो नहीं है, तो हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लेते हैं. तो जस्ट ऐड दिस 2 रिएक्शंस. तो ऐड, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो इट इज़ 3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, एंड दिस विल बी कैंसल्ड हियर. और ये हो जाएगा माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ He3 इंटू दिस सी स्क्वायर. और इन दोनों को जो आप ऐड करोगे तो इट इज़ 5.91. मास ऑफ प्रोटॉन अवेलेबल है, दिस इज़ द मास ऑफ प्रोटॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस अवेलेबल है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सभी एनर्जी के टर्म्स हमको पता है यहाँ पर इसमें. तो आप यहाँ पर मास इसका भी आप निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. तो m He3 इंटू सी स्क्वायर. मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यूज़ हैं वो जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनसे मैं यहाँ पर इसमें रख दूँगा, और उसके बाद में मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा. तो ये वैल्यू
बहुत ईजिली कैलकुलेट किया जा सकती है जो डेटा प्रोवाइड किया गया है। तो ये इतनी आ जानी चाहिए 2808.39 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मेरे को मास चाहिए तो सी स्क्वायर नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तो 2808.39 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो जो हमें पता नहीं था वो यहाँ से आ चुका। नाउ वी कम बैक टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। रिएक्शन नंबर 4 में व्हाट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड विच इज़ डिनोटेड बाय वाई से इसको रिप्रेजेंट किया गया इस एनर्जी को। तो रिएक्शन नंबर 4 में क्या एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, तो रिएक्शन नंबर 4 के लिए एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखना होगा। तो फॉर रिएक्शन नंबर 4, तो फॉर रिएक्शन नंबर 4 दिस Q वैल्यू विच इज़ डिनोटेड बाय Y, तो रिएक्शन नंबर 4 में 2He3 है यहाँ पर, तो इट इज़ ट्वाइस मास ऑफ He3। ये तो हो गया रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में मास ऑफ He4 एंड ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन, दिस होल मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। तो इससे यहाँ पर इस Y का आंसर मिलना चाहिए हमको यहाँ पर। फिर इसमें तो He3 आपके पास में ऑलरेडी है यहाँ पर, यू कैन पुट इट फ्रॉम हियर, He4 फ्रॉम द प्रोवाइडेड डेटा एंड मास ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द प्रोवाइडेड डेटा। इफ यू पुट ऑल द डेटा हियर यू विल गेट द आंसर फॉर Y एज 12.86 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा Y का आंसर। अब इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो इसके बाद में जो B पार्ट है, ऑलरेडी हमने इसका जो C पार्ट है वो कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पे। जो B पार्ट है, B पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ 1 हीलियम-4 न्यूक्लियस इंक्लूडिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड ऑल द एनर्जी कैरिड बाय द गामा रेज। तो स्टार्टिंग से लेकर के जो यहाँ पर हीलियम बन रहा है उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी एनर्जी मिल रही है, वो हमको बताना है। तो ये जो पार्ट नंबर 4 था इसको हटाते हुए करना है। ये तो एक अलग ही रूट से चला गया था। 3 के बाद में एक रूट था जिससे कि रिएक्शन 4 हो रही थी, और जो दूसरा रूट था वो रिएक्शन 5, 6, 7 वाला रूट था। मैंने 5, 6, 7 को क्या किया है कि एक साथ ही ऐड कर दिया। तो ये जो तीनों रिएक्शंस, ऑल दिस 3 रिएक्शंस, मैंने इन तीनों को कंबाइन करके एक इक्विवेलेंट रिएक्शन यहाँ पर बना दी है। और इस इक्विवेलेंट रिएक्शन का यूज़ करके हम यहाँ पर इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई है 5, 6, 7 तीनों मिला करके वो डायरेक्टली मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा। तो इसमें आपको अब कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ जो B वगैरह है इनके मासेस भी हमको गिवन नहीं है। तो वैसे तो अगर हम इंडिविजुअली Q वैल्यू लिखते हैं, इसके लिए इंडिविजुअली, इसके लिए इंडिविजुअली और इसके लिए इंडिविजुअली, तीनों के लिए 5, 6, 7 के लिए, वहाँ से फिर तीनों को हम ऐड कर देते हैं। तो अल्टीमेटली वहाँ भी हमें ऐड करना था, तो मैंने डायरेक्टली इन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया है। तो 5, 6, 7 में टोटल मिला करके अब जो यहाँ पे Q वैल्यू बनेगी इसकी 5, 6, 7 की, तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Q और 5, 6, 7। तो जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड है मास हो जाएगा mHe3। फिर उसके बाद में यहाँ पर मास, और ये ध्यान रखिए कि सब डायरेक्टली न्यूक्लियर मासेस हैं। जनरली हम क्या करते थे थ्योरेटिकली, थ्योरीज में ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि एटॉमिक मासेस हमको दिए होते थे, एटम में से हम इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस करते तब जाके न्यूक्लियर मासेस आते थे। वो काम हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे न्यूक्लियर मासेस ही ले रहे हैं इन एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए। तो वी आर राइटिंग दिस एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस ओनली। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भी इधर यहाँ पर, माइनस कर देंगे इसमें से मास ऑफ He4, ठीक है। और ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर। तो उसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ऑल दी वैल्यूज़ आर नोन फॉर अस। ये वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी यहाँ पे प्रीवियस पेज पे, जो वैल्यू आई थी 2808.39। प्रोटॉन वगैरह सब कुछ प्रोवाइडेड है, डेटा जो गिवन है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड है, और हीलियम-4 न्यूक्लियस जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो ऑल दीज वैल्यूज़ आर प्रोवाइडेड। तो इसमें जब रखेंगे तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आ जाएगी 19.79 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब मैं यहाँ पर जो एनर्जी लिख रहा हूँ वो एनर्जी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ किन किन जो स्टेप्स हैं उनकी एनर्जी को लिखते हुए। तो जो हमसे क्वेश्चन में एक तरीके से पुटअप करने की कोशिश की गई है वो है जो नंबर 1 रिएक्शन है, नंबर 2 रिएक्शन है, नंबर 3 रिएक्शन, 4 इज़ गोइंग फ्रॉम अदर पाथ, फिर 5, 6, 7, इन सब में मिलाकर के टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो 1 में डायरेक्टली हमको पता है 0.42, 2 में पता है 5.49, फिर 3 में पता है 1.02, फिर 5, 6, 7 जो यहाँ पे तीनों हैं इनमें पता है 19.79। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने में फाइनल जो आंसर मिलेगा वो होगा 26.72 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और इफेक्टिवली वन ही बन रहा है यहाँ पे, वन ही हीलियम न्यूक्लियस बन रहा है यहाँ पे, एक हीलियम न्यूक्लियस यहाँ पे वो कैंसिलेशन होकर के जस्ट एक ही इफेक्टिवली न्यूक्लियस हमको यहाँ पर मिल रहा है इसमें। तो दिस इज 26.72 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर ए इज डन, x1 to x7, पार्ट नंबर बी इज डन, पार्ट नंबर सी इज डन। नाउ पार्ट नंबर डी, रिएक्शन R6। तो R6 ये वाली रिएक्शन है जिसमें Z के इक्वल एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। डज नॉट प्रोसीड एज फॉलोज, यानी कि जो दिया है इस तरीके से फॉलो होता है, यहाँ पर ये जो दिया है इस तरीके से फॉलो नहीं होता है, बिकॉज देर इज़ इनसफिशेंट एनर्जी। तो इस तरीके के जो रिएक्शंस हैं, जब हम बोलते हैं कि रिएक्शन यहाँ पर नहीं इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से प्रोसीड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि इसकी क्यू वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्यू वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के हिसाब से अगर मैं क्यू वैल्यू निकालूंगा तो वो क्यू वैल्यू नेगेटिव आएगी, या फिर जो डेल्टा एम है वो नेगेटिव आएगा, इसमें मास डिफेक्ट विल बी नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन का मास आ जा रहा है। यहाँ पर जो आप इसके लिए लिखोगे एक्सप्रेशन, तो प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन का मास चला जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से माइनस वाला टर्म बढ़ जाएगा। जब हम क्यू लिखेंगे तो क्यू में जो माइनस वाला टर्म आता है वो ज़्यादा आएगा, तो इसके क्यू वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो इट इज़ आस्किंग दैट व्हाट कंस्ट्रेंट डज दिस फैक्ट प्लेस ऑन वैल्यू ऑफ जेड। तो ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड नहीं हो पा रही है। ये चीज़ जानने के बाद में, ये फैक्ट जानने के बाद में आप जेड के वैल्यू पे क्या कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, क्या उसकी वैल्यूज़ के बारे में आइडिया दे सकते हो। तो यहाँ जो एनर्जी, अगर मान लीजिए इसके जो क्यू वैल्यू है उसकी वैल्यू को मैं जेड डैश बोल देता हूँ। सपोज इसके जो क्यू वैल्यू है दैट इज़ जेड डैश, तो मैं जेड और जेड डैश का एक्सप्रेशन यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। तो आई एम जस्ट राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर जेड एंड जेड डैश। तो जेड का एक्सप्रेशन जब मैं यहाँ पे लिखूँगा तो दिस विल बी मास ऑफ बी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ लिथियम इंटू सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। जेड डैश जब आप यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये आ जाएगा, x5 एक्सिस हमको पता ही है यहाँ पर अब इसमें। तो दिस इज मास ऑफ बी ई। अब सब कुछ प्रोडक्ट है इसके बाद में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ लिथियम इंटू सी स्क्वायर। आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो जेड माइनस जेड डैश, जब मैं डिफरेंस लूँगा तो बी और एल आई कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे ट्वाइस एम ई इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। जेड डैश यहाँ पर आप लिख सकते हो, जेड डैश कितना हो जाएगा, जेड माइनस ट्वाइस एम ई सी स्क्वायर। जेड डैश हमें पता है कि नेगेटिव है, दिस जेड डैश इज नेगेटिव। तो जेड डैश क्योंकि नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव रख दिया यहाँ पे, इट इज़ लेस देन 0। तो इससे आ जाएगा जेड इज़ लेस देन ट्वाइस ऑफ एम ई सी स्क्वायर। और एम ई जो होता है, एक जो एम ई होता है दैट इज़ इक्वलेंट टू 0.51। तो 2 हैं तो यहाँ पर कितनी एनर्जी के इक्वलेंट हो जाएंगे, तो यहाँ से जेड इज़ लेस देन 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जेड की वैल्यू का एक आइडिया हमको मिल गया कि जो जेड है वो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ये आइडिया हमको तब लगा है जब हमें ये फैक्ट बताया गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट वी कैम टू नो दैट जेड इज़ लेस देन 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज़ द आंसर फॉर डी। फॉर पार्ट ई, again this is a conceptual part. In which of the following reaction energy carried by any given product has unique value every time the reaction occurs? Every time the reaction occurs. Assume that kinetic energy carried in by the reactants in each step is negligible and that the products are in the ground state. जैसे ये जो लास्ट का पार्ट पूछा गया, तो इस पार्ट, ये जो पार्ट है ये अल्फ़ा डीके और बीटा डी को समझने में भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जब हम अल्फ़ा डीके की बात करते हैं, जस्ट मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। अल्फ़ा डीके की बात करते हैं तो अल्फ़ा डीके में क्या होता है कि इट इज़ अ डॉटर न्यूक्लियस, सॉरी इट इज़ द पेरेंट न्यूक्लियस, उससे डॉटर न्यूक्लियस बनता है और एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक्स इज इनिशियली एट रेस्ट और वाई और अल्फ़ा दो ही पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं एक तरीके से। तो अगर ये दो ही पार्टिकल्स हैं तो ऑब्वियस है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, और तभी मोमेंटम कंजर्व रह पाएगा। इनिशियल जो मोमेंटम 0 था वो 0 मोमेंटम दोनों के अपोजिट जाने से ही हो सकता है। तो दोनों अपोजिट जाएंगे, दोनों का मोमेंटम आप बराबर करोगे तो 2mk, ठीक है, 2m से मोमेंटम जो आप लिखोगे यहाँ पे तो 2m अल्फ़ा के अल्फ़ा इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से जो एक रिएक्शन, एक इक्वेशन ये बनेगी कि के अल्फ़ा और के वाई दोनों की काइनेटिक एनर्जी को आप जोड़ोगे तो वो क्यू वैल्यू के बराबर होता है। तो इन दोनों रिएक्शन को आप सॉल्व करोगे तो के अल्फ़ा की एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी,
इसमें कोई एक्साइटेशन की बात नहीं कर रहा है, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पे कोई इस तरीके का एक्साइटेशन नहीं है। तो के अल्फ़ा एक फिक्स्ड आएगा यहाँ पर, और के वाई भी यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू आएगी। 2 रिएक्शन 2 वेरिएबल सॉल्व किया, के अल्फ़ा की एक फिक्स्ड वैल्यू आ गई, के वाई की एक फिक्स्ड वैल्यू आ गई, ठीक है। तो वी विल गेट फिक्स्ड वैल्यूज़। जब हम बीटा डीके की बात करते हैं तो बीटा डीके 2 तरीके के होते हैं, लेकिन दोनों में बात बराबर ही है। मैं बीटा माइनस डीके की बात करता हूँ, क्योंकि जनरली जब भी हम बीटा डीके की बात करते हैं तो बीटा माइनस डीके होता है। तो बीटा माइनस डीके में क्या होता है कि जो आपका यहाँ पर एक्स होता है उससे एक वाई तो बनता है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है बीटा माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके साथ साथ यहाँ पर एक ये एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इस तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि वी हैव 3 पार्टिकल्स हियर, वी हैव 3 पार्टिकल्स और 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स वी हैव। अब यहाँ पे जो 3 पार्टिकल्स हैं ये तीनों मिला करके जब मैं यहाँ पे लिखूँगा क्यू वैल्यू, तो के वाई प्लस के ऑफ बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन और के ऑफ दिस एंटी न्यूट्रिनो, फिर उसके बाद में यानी कि इस क्यू को शेयर करने के लिए यहाँ पे ये 3 आ गए। फिर मोमेंटम बराबर करना, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना यहाँ पर, इट विल बी अ टिपिकल केस, क्योंकि इससे पहले वाले में अल्फ़ा वाले में तो 2 ही पार्टिकल्स थे और दोनों अपोजिट जा रहे थे। अब ये तीनों तो कैसे भी जा करके मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं। हो सकता है कि जस्ट मैं रैंडमली यहाँ पर इनको बना रहा हूँ, हो सकता है कि ये दोनों ऐसे चले जाएँ और जो वाई है वो हो सकता है कि ऐसे चला जाए, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि एक पार्टिकल कुछ इस तरीके से जाए, एक पार्टिकल कुछ इस तरीके से जाए, एक पार्टिकल कुछ इस तरीके से चला जाए। तो इस तरीके की पता नहीं कितनी सारी पॉसिबिलिटी डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट एंगल में हो सकती हैं, जिनसे मोमेंटम भी कंजर्व होगा और एनर्जी कंजर्वेशन भी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते, हम क्लियर कट ये नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्टली इनके पास कितने काइनेटिक एनर्जी जाएगी। किसी एक्स न्यूक्लिय के डिके होने से जो 3 ये मिलते हैं, वो हो सकता है कि वो 3 इसको फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई 3 जो मिल रहे हैं वो अगला जो न्यूक्लियस है वो अगला न्यूक्लियस से जो यहाँ पर ये 3 बन रहे हैं, हो सकता है कि वो इसको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद जो अगला जो एक्स न्यूक्लियस होगा उससे जो ये 3 बनेंगे, हो सकता है कि वो कुछ अलग ही पैटर्न फॉलो कर रहे हो। तो बीटा डिके में ये जो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक कंटिन्यूअस वैल्यूज़ लेती है। जैसे जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 0 से लेकर के के मैक्स, और के मैक्स यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्यू के बराबर, जो आपके यहाँ पे क्यू वैल्यू होती है रिएक्शन की, इसके बराबर। इस तरीके से जब मैं एंटी न्यूट्रिनो के लिए बोलता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो ही एनर्जी लेके जाते हैं, वाई के पास में कम ही एनर्जी मिलती है वैसे तो इलेक्ट्रॉन 0 से लेकर के इस रेंज में कुछ भी एनर्जी ले सकता है। फिर उसके बाद में उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जितना ले लिया उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली जो आपका एंटी न्यूट्रिनो है फिर वो इस रेंज में कुछ भी वैल्यू ले सकता है। जब इलेक्ट्रॉन के मैक्स ले रहा होगा तो फिर जो एंटी न्यूट्रिनो उसको 0 लेना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 ले रहा होगा तो एंटी न्यूट्रिनो के मैक्स यानी कि क्यू के बराबर वैल्यू ले रहा होगा। तो एक रेंज यहाँ पर रहेगी, कंटिन्यूअस रेंज रहेगी। तो ये कंटिन्यूअस सा ग्राफ बनता है। इसकी काइनेटिक एनर्जी का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ बनता है यहाँ पे, अगर ये काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पर ये नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स हैं तो ग्राफ इज़ कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें जो ग्राफ बनता है वो डिस्क्रीट बनता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यूज़ आती हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो ये कि अगर सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स एमिट होते हैं तो वैल्यूज़ फिक्स रहेंगी। एक्स एक न्यूक्लियर डिके होगा, अगला न्यूक्लियर डिके होगा, फिर उसका अगला न्यूक्लियर डिके होगा। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है, हमेशा वो फिक्स वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वेशन बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से वो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, इनके पास में लिबर्टी है। तो ये 3 पार्टिकल्स का केस है। 3 पार्टिकल्स अगर बनेंगे तो फिर एक कंटिन्यूस रेंज मिलती है, फिर हमको यहाँ पर इसमें फिक्स रेंज, फिक्स वैल्यूज़ नहीं मिलती हैं। 2 अगर होंगे तो फिक्स वैल्यूज़ मिलेंगी। तो यही क्वेश्चन हमसे यहाँ पर इसमें पुटअप किया गया इसमें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एनर्जी कैरिड बाय एनी गिवन प्रोडक्ट हैज़ यूनिक वैल्यू एवरी टाइम द रिएक्शन अकर्स। तो जिसमें भी 2 होंगे उसमें यूनिक आएगा यहाँ पर। इसमें जैसे पहला आप ले लो तो फर्स्ट में 3 आ गए तो इसमें यूनिकनेस नहीं रही, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फर्स्ट, सेकंड, यस हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड तो है ही हमारा यहाँ पर इसमें आंसर। 4 में 2 हैं तो 4 में 3 हो गए यहाँ पर बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर ये 2H आ रहे हैं तो 4 भी नहीं होगा। यहाँ पर ये 2 हैं,
यहाँ पर भी ये 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। तो आई गेस कि इसमें 1 और 4 को छोड़ करके बाकी सभी में यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यूज आएंगी।